नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज व्यवस्था और इसके अंतर्गत हम भारतीय राज व्यवस्था को देख रहे हैं और ये पीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इसके अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। यानी कहने का आशय हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह वर्तमान लेक्चर। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 जिसका पीटी एग्जाम अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71 में बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, साथ ही यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत टीजीटी पीजीटी भी शामिल है के अंतर्गत विषय वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप है। ध्यान दें कि इस नोट्स पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो इंडियन हिस्ट्री जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर इंडियन हिस्ट्री के देख सकते हैं। इस सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। इंडियन ज्योग्राफी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर बेस्ड ऑन माइंड मैप इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है माइंड मैप पर आधारित इस लेक्चर को देखते हैं। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखिए कुल मिलाकर 15 टॉपिक दिए गए हैं। ये सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंतर्गत हम पहली टॉपिक लेकर जो है वह नोट्स या लेक्चर बना रहे हैं। तो ये सारी जानकारी देखी जा सकती है। यानी इसमें जो 3 महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए उसके एक गहन दृष्टि के रूप में पूर्वावलोकन कर लें तो ये हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर ध्यान दें। कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट को हमने देख लिया है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने ताज के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दें कि सारे एक्ट जो हैं वो भारतीय संविधान के विकास गाथा में यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में अपनी हैसियत रखते हैं। तो ये सारे जो एक्ट है पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से या मेंस में यह देखें तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये न पूछे जाते हों इसके अंतर्गत। तो आगे इसमें देख लेते हैं जो हमने चर्चा कर लिया है। आप केवल एक गहन दृष्टि के रूप में इसको देख लें, इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। एक सरसरी निगाह पर इन सारे एक्ट को आप देख लें। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चरों में हम देख चुके हैं। एक गहन दृष्टि के रूप में आप इस नोट्स को एक बार बारीकी से समझ लें। तो हालांकि हमने इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है पूर्व के लेक्चरों में, इसलिए यहाँ पर हम इस पर किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं या हाईलाइटेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम विस्तार से दे चुके हैं। इसमें आखिरी जो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसको हमने विस्तार समझ लिया है। इसके बाद देखें संविधान सभा। ये नोटेड पॉइंट इसमें यह था कि संविधान सभा क्या थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हमने देखा था कि सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमेनियंस को संविधान सभा करेगी। यानी जो 2 डोमेनियंस भारत और पाकिस्तान बनाए गए थे इसमें इसकी संविधान सभा जो है सत्ता का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। जब तक ये सभाएं नए संविधान का निर्माण न कर ले तब तक संसद के रूप में सभा कार्य करेगी। ध्यान देना है कि जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए इस संविधान सभा संसद यानी पार्लियामेंट के रूप में कार्य कर रही थी। और इसके बाद तो इस सारी जानकारी दी। हमने संविधान सभा के बारे में विस्तार समझा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी यानी इसका बैकग्राउंड क्या था और संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी क्या थी यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग यानी इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। तो इसमें सारी जानकारी पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे ही नोट्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक गहन दृष्टि के रूप में पुनः देख लें। इसमें संविधान सभा की आलोचना करने वाले जो भारतीय या विदेशी थे सारे इसमें हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो 15 थी जिसमें से हमने देखा था कि 6 महिलाएं जो थी अपने उत्तर प्रदेश से, यूपी स्पेशल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और इसमें 3 महिलाएं जो थीं वह केरला से थे जिसमें जी दुर्गाबाई देखें तो इनको लव महिला यानी आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। इसमें हमने विस्तार समझ लिया सारे महिलाओं के बारे में। तो आप पूर्व के लेक्चर को आप देख करके इस सारे जो नोट्स हैं इसके आधार पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है उसको आप देख सकते हैं।
इसमें हमने BN राव यानी इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव को देखा, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। और इसी में MN राय जी भी हैं, जो कि वर्ष 1934 में इसके यानी संविधान सभा गठन का विचार दिया था। और सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था, जो कि स्वराज पार्टी देखें तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद, यानी गांधी जी द्वारा वापस लेने के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु कहते हैं, उन्होंने ही इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी 1934 में सर्वप्रथम मांग करती संविधान सभा के, जो कालांतर में भारतीय यानी पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करती है और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आज का वर्तमान लेक्चर देखते हैं, उससे आगे के कार्य में। तो इसमें संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई थी उसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है। अक्सर एग्जाम पूछता है कि जो संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे या कौन है या कौन बनाए गए थे, तो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ पर ध्यान दें, कार्य संचालन समिति की जो अध्यक्ष KN मुंशी जी थे। सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे S वरदाचार्य जी थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी हम देख सकते हैं संविधान सभा की समितियां अध्यक्ष के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि देखें जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें तो एक खाद्य और रसद मंत्री के रूप में थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, संविधान तो हमने देख लिया था कि 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। और 2015 से भारत सरकार जो विधि दिवस या संविधान दिवस मना रही, जो कि 2024 में यानी 26 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने 10वां विधि या संविधान दिवस मनाया। और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। तब ये बाबू राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में देखें तो लगातार 2 कार्यकाल के लिए 2 व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी हैं। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें तो संविधान सभा की समितियों अध्यक्ष के अंतर्गत हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देखें तो इन्होंने तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता किया था, प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता किया था और संचालन समिति यानी 3 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अभी इनके बारे में हमने ये बताया था, अंतरिम सरकार आगे हम देखेंगे। तो इसमें देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को अंतरिम सरकार के रूप में दिया गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जी 3 समितियों यानी संविधान सभा की समितियों अध्यक्ष के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समितियों के अध्यक्ष थे, यहाँ देखा जा सकता है। इसके बाद सरदार पटेल जी को देखें, यानी लौह पुरुष जो सरदार पटेल जी हैं, इनके बारे में देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय रियासतों को एक करने में या संपूर्ण भारत को एक करने में सरदार पटेल जी की भूमिका अतुलनीय है। तो ये भी देखें तो महत्वपूर्ण 3 समितियों की अध्यक्षता की थी, जिसमें प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किया था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को देखें तो ये भी 3 समितियों की अध्यक्षता किए थे, जिसमें संघ शक्ति समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी और संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू जी ने किया था। इसके बाद देखें वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम दृष्टिकोण से आता है वो BR अम्बेडकर जी की समिति आती है, यानी इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। और यही प्रारूप समिति देखें तो संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसीलिए जो BR अम्बेडकर जी हैं, इनको भारतीय संविधान निर्माण के लिए इनको शिल्पकार कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान के शिल्पकार जो है BR अम्बेडकर जी माने जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस समिति में देखें तो अम्बेडकर जी सहित कुल 7 सदस्य थे। अम्बेडकर जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो इसको देख सकते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त देखें तो 29 अगस्त को यदि आप डेट के रूप में देखें तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से इसको आप याद कर सकते हैं। 29 अगस्त 1947 को जो है इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अध्यक्षता इसके अम्बेडकर जी यानी BR अम्बेडकर जी बनाए गए थे। पहला प्रारूप यानी पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया है। दूसरा प्रारूप या दूसरा ड्राफ्ट इसका अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अंतिम प्रारूप इसका जो था यानी फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर जी द्वारा पेश किया गया। इसके सदस्यों को देखने एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इसके सदस्यों में देखें तो N गोपाल स्वामी अयंगर जी थे,
अल्लादे कृष्ण स्वामी अयंगर जी थे, के एम मुंशी जी थे। ध्यान देना है कि एम मुंशी जी ऊपर ही हमने देख लिया था कि यह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी जी थे और यह प्रारूप समिति के सदस्य भी थे के एम मुंशी जी। इसके बाद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य के रूप में थे। इसके बाद BL मित्र, यानी BL मित्र के रूप में देखें तो ये बाद में N माधव राय इनके स्थान पर आ गए थे, यानी BL मित्र जो है हट गए तो इनके बाद में N माधव राय इनके स्थान पर आ गए। इसके बाद DP खेतान के स्थान पर बाद में TT कृष्णाचार्य जी आए थे। तो MN माधव राय हटे नहीं बल्कि इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके स्थान BL मित्र आए थे और बाद में ये देखें TT कृष्णाचार्य के स्थान पर DP, यानी DP खेतान के स्थान पर TP कृष्णाचार्य जी आए थे। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं तो देखें इसमें BL मित्र की जगह, यानी BL मित्र की जगह किन्होंने ली थी, N माधव राव जी ने ली थी, यानी N माधव राव जी जो थे BL मित्र के स्थान पर आए थे। तो BL मित्र की जगह ली इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। यानी अभी हमने बताया कि इनकी मृत्यु की बात लिया था, लेकिन ये जो स्वास्थ्य कारण यानी हेल्थ प्रॉब्लम कारण जो है BL मित्र ने त्यागपत्र रिजाइन कर दिया था। इसके बाद जो है वो N माधव राव आए थे। और यहाँ देखें DP खेतान की जगह जो है, यानी DP खेतान की जगह TT कृष्णाचार्य जी आए थे। तो इन्होंने TT कृष्णाचार्य जी इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली थी। DP खेतान की मृत्यु के बाद ये TT कृष्णाचार्य जी ने, यानी इसमें जो है प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में 2 सदस्य इसमें बदले थे। एक जो स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे देने के कारण जो BL मित्र स्वास्थ्य कारण के इस्तीफा दे दिए थे, और इसमें DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य जी आए थे। तो ये 2 लोग इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, अक्सर इन्हीं दोनों लोगों को ज़्यादा पूछ देता है। आगे इसमें देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, यानी इनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। इनकी जो उपाधियाँ हैं 3 उपाधियों 3 रूपों में इनको जाना जाता है। ध्यान देना है कि किनको, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। तो यहाँ पर हमने देख लिया संविधान निर्माण के लिए प्रमुख समितियों को देख लिया। तो यहाँ पर एक थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेते हैं अन्य सोर्स के माध्यम से। तो यानी M लक्ष्मीकांत को रूप में थोड़ी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं, हालांकि ये विस्तार ज़्यादा हो जाएगा लेकिन संक्षेप करने का प्रयास करेंगे। तो संविधान निर्माण की समितियों में अंतर्गत हमने देखा तो संविधान निर्माण की जो है वो 2 समितियाँ थी। इसमें बड़ी समितियाँ 8 थे, यानी जो बड़ी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण की वो 8 समितियों का निर्माण किया गया था और छोटी समितियां कुल मिलाकर 13 थी। बड़ी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाए गए थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, जिस पर विस्तार से चर्चा कर लिया। इसमें थोड़ी जानकारी संविधान सभा के रूप में भी ऐड कर लेते हैं। तो संविधान सभा को हमने विस्तार समझ लिया, सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको दोहराव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके कार्य यानी संविधान सभा के अन्य कार्य देखें। संविधान सभा हमने देख लिया था कि जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ये संसद के रूप में कार्य करेगी जो संविधान सभा। लेकिन ये देखें तो संसद के रूप में कार्य करते हुए इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय या कौन कौन से कार्य किए थे संविधान सभा के कार्यों में देखें तो हमने देखा संविधान सभा जो है ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। कब तक किया था? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951 से 1952 के आम चुनाव तक जो है इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसके बाद जब तक आम चुनाव नहीं कराएगा तब तक अंतरिम संविधान के रूप पार्लियामेंट के रूप में तो इसने कार्य किया ही, पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया ही जब तक इसका निर्माण संविधान का निर्माण नहीं हो गया। संविधान के निर्माण के बाद इसने अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि मई 1949 में संविधान सभा ने क्या किया था? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है संविधान सभा ने किया था। यानी जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल का मतलब जो ब्रिटिश औपनिवेशिक कभी न कभी रह चुके थे, यानी ब्रिटिश सत्ता जहाँ पर थी, ब्रिटिशों ने जहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया था, वे सारे जो सदस्य थे वो राष्ट्रमंडल के सदस्य कहलाए। जैसे इस वक्त वर्तमान में राष्ट्रमंडल इत्यादि जो गठन है या गठबंधन है या जो भी उसके संगठन है वो राष्ट्रमंडल के रूप में आज भी वह है। जैसे राष्ट्रमंडल के प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो वह मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का सत्यापन किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। इसके बाद संविधान सभा के अन्य कार्य देखें तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई
1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर तिरंगा है, वह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। इसके 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1950 को जो है इसने राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी, राष्ट्रगान जो कि जनगण मन नायक जय, इस 24 जनवरी को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। यानी 24 जनवरी, जैसे कि हम जानते 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे 2 दिन पूर्व ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी और इसके 2 दिन बाद जो है इसको लागू कर दिया गया था संविधान को, भारतीय संविधान को। और हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया कि संविधान सभा द्वारा संविधान का जो निर्माण हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। इसमें कुल मिला के 11 बैठकें हुई थी। कुल 11 बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। इसमें प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार या बहस किया गया था या बहस हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल देखें तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी संविधान के बनाने में या निर्माण करने में कुल मिलाकर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस दौरान। चलिए अब अंतरिम सरकार को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। हालांकि हिस्ट्री वाले पार्ट में हमने विस्तार समझ लिया है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिम सरकार जो अक्टूबर 1946 में गठित की जाती है, इसके अंतर्गत देखें तो JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया था। इसमें विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जो है ये अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। या थोड़ा सा और विस्तार से करें तो जवाहरलाल नेहरू क्या बनाया गया था, परिषद के उपाध्यक्ष। यानी जो परिषद था, परिषद या जो काउंसिल थी उसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अध्यक्ष वायसराय था यानी गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन था वह परिषद का अध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष, परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था अंतरिम सरकार के अंतर्गत। राष्ट्रमंडल संबंध था, विदेशी मामले जो है वह जवाहरलाल नेहरू के पास था। या यूं कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यानी अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वायसराय की कार्यकारी परिषद सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखें तो यह सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय इनके पास था। ध्यान देना, गृह मंत्रालय के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास था। सी राजगोपालाचारी जी के पास देखें तो शिक्षा था, इन एजुकेशन था। लियाकत अली के पास देखें तो वित्त मंत्रालय था, जो बाद में देखें स्वतंत्रता के बाद जो है, यानी जब भारत को आज़ादी मिलती है, यानी भारत का बंटवारा कर दिया जाता है 3 जून की योजना, माउंटबेटन योजना के बाद लियाकत अली जो देखें तो यह जो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जो है वह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वहाँ का जो गवर्नर जनरल बनता है वह जिन्ना बनता है। तो लियाकत अली यही है जो वित्त मंत्रालय संभालते हैं अंतरिम सरकार में। जोगेंद्र नाथ मंडल देखें तो विधि यानी लॉ इनके पास डिपार्टमेंट होता है। अब्दुल रब निश्तर देखें तो रेल मंत्रालय इनके पास होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय होता है। इसके बाद डॉक्टर CH भाभा कार्य एवं खनन एवं शक्ति मंत्रालय इनके पास होता है। जो यह CH भाभा या होमी जहांगीर भाभा हैं, जो भारत में परमाणु जो ऊर्जा उसके जनक माने जाते हैं CH भाभा जी। और जबकि भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी अंतरिक्ष स्पेस के जो जनक हैं वह जो हैं विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई हैं स्पेस के जनक, और यह परमाणु ऊर्जा के जनक जो हैं होमी जहांगीर भाभा जी हैं। बलदेव सिंह देखें तो रक्षा मंत्रालय के पास था, डिफेंस मिनिस्ट्री थे। आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य यानी जो देखें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो थी वह आई चुंदरीगढ़ के पास थी। यह ध्यान देना है कि यह अंतरिम सरकार जो बनाया गया था अक्टूबर 1946 में बनाया गया था। इसके एक साल बाद यानी अंतरिम सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। इसके बाद 1 साल बाद स्वतंत्र भारत का यानी जब भारत को आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, तो इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है। उससे पूर्व ही अंतरिम सरकार कार्य करती, भारत की आज़ादी से पूर्व अंतरिम सरकार जो है वो कार्य कर रही थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू को यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले इनको दिए गए, तब वैज्ञानिक शोध दिया गया इनको। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को
यानी गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, यानी स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल के अंतर्गत। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहीं डिपार्टमेंट जो इसमें था वहीं इनको भी मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम सरकार में जो पोस्ट मिला था वहीं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में यही दिया गया। इसमें आए थे स्वतंत्र भारत में जो पहले मंत्रिमंडल में वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी आए थे, शिक्षा इनको डिपार्टमेंट दिया गया था। जबकि शिक्षा यहाँ देखें तो श्री राजगोपालाचारी जी को दिया गया था अंतरिम सरकार में। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना था उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्रालय देख रहे थे, इनको बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जान मथाई जी को रेलवे परिवहन दिया गया। जबकि यहाँ देख सकते हैं रेलवे और परिवहन जो है रेल अब्दुल रब निस्तर को दिया गया था अंतरिम सरकार में। जबकि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें रेलवे किसके पास था, रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर जान मथाई को दिया गया था। इसके बाद आर के षडमुगम शेट्टी यानी आर के षडमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। और इसमें देखें वित्त मंत्रालय किसके पास है, लियाकत अली के पास है अंतरिम सरकार में। और इसमें जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बी आर अम्बेडकर जी को लिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था उसमें 1947 में बी आर अम्बेडकर को जो है विधि दिया गया था। जबकि इसमें विधि देखें तो किसको दिया गया है, विधि देख सकते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल को अंतरिम सरकार में दिया गया है। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, जो कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक मनु और भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं, वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद जगजीवन राम को श्रम दिया गया था स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। और इसमें देखें तो श्रम जो मंत्रालय है, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया श्रम मंत्रालय। इसके बाद बलदेव सिंह को देखें, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। इसमें रक्षा बलदेव सिंह जी को अंतरिम में भी दिया गया, यानी अंतरिम में जो बने रहे उसमें रक्षा मंत्रालय भी अंतरिम। और स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसमें रक्षा मंत्रालय शामिल है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के भी ये जो डिपार्टमेंट है ये दोनों में कॉमन रहे हैं। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद के भी डिपार्टमेंट कॉमन रहे हैं। शेष का देखा जाए तो बदला गया था या ये बदल गए थे। इसमें देखें जो डॉक्टर CH भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, जहां अंतरिम सरकार में कार्य खनन शक्ति मंत्रालय दिया गया था इनको। और जबकि स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बना था तो CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था, यानी वाणिज्य I चुंद्रीगर को जो दिया गया था वह अब जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में यह CH भाभा को दे दिया गया या यह कार्य संभाल रहे थे। कि हमने इतिहास वाले पार्ट में ज़्यादा विस्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जानकारी के रूप में इसको विस्तार कर ही लेते हैं। देखें, मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार है। मुस्लिम लीग जो है शुरू में जो अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार कर देती है, तो इसके बाद 6 अगस्त 1946 को यानी अक्टूबर में यहाँ दिया गया। अक्टूबर में संपूर्ण गठन हो जाता है, मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है। लेकिन अगस्त में 6 अगस्त 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः 2 सितंबर को, ध्यान देना, 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। यहाँ पर देख सकते हैं 10, लेकिन गठन किस में किया था, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं थी, तो 12 सदस्य इसमें शामिल थे। ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसके बाद लॉर्ड वेवल के बहुत कहने सुनने पर लीग यानी मुस्लिम अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, जिसमें लियाकत अली मुस्लिम लीग से थे जो वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, तो लियाकत अली एवं गजनफर अली भी सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इन 5 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के शामिल। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर 3 सदस्य यानी 3 सदस्य जो है, जो 12 सदस्य में पहले गठन हो चुका था उसमें 3 सदस्यों को बाहर कर दिया गया। इसमें 3 सदस्यों में कौन कौन थे, सैयद अली जहीर जी, शरद चंद्र बोस जी और सर शफात अहमद खां को हटना पड़ा। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति पद का दिया गया। जो सारी जानकारी हम देख चुके हैं, यानी इसमें दिया जा चुका है। तो हमने देखा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में संविधान लागू होने के बाद, यानी ये स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल, यानी हमने अंतरिम सरकार में देख लिया। अंतरिम सरकार में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना तो उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यही डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ये जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लागू हुआ, जो भारत गणतंत्र देश बना, तो ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए यानी 10 वर्ष के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दी, यानी सर्वोच्च पद को संभाला। इसके बाद
दूसरे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनते हैं। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देखें तो इन जब ये राष्ट्रपति थे तो 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति की सेवाएं दे रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है भारत के राष्ट्रपति बने। तो थोड़ी जानकारी डॉक्टर सर्वपल्ली जी के बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे और न ही वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय रहे। इस सदैव भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के विकास हेतु प्रयासरत रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए थे और दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने। और इनके जो जन्म दिवस है 5 सितंबर को है, भारत में टीचर दिवस यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर इनको सम्मानित किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। आगे देखते हैं ज़्यादा विस्तार हो रहा है तो इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें संविधान की यानी अपने देश के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश का है, जिसमें देखें प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना है, यानी अपने जो सबसे लंबा लिखित संविधान में पहला जो भाग है वो प्रस्तावना का है। इसके बाद इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां तथा 105 संविधान संशोधन अब तक किए जा चुके हैं। बल्कि इसको अपडेट कर लें तो वर्तमान 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं वर्तमान में। यानी प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान के जो विशेषता के अंतर्गत इसमें प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 106 जो है संविधान में संशोधन किए गए हैं। 106वां संविधान संशोधन देखें तो 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको लाया गया था और 29 सितंबर 2023 को यह प्रवृत्त हुआ था। इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। जबकि 105वां संविधान देखें, 105वां संविधान संशोधन जो है यह 10 अगस्त 2021 को लाया गया था। इसमें राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन जो है यह SC/ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड करता है 10 वर्ष के लिए और यह 2020 में लाया गया था। और 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो है उसको हटा दिया गया, यानी एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसमें थोड़ी चर्चा कर लिया। इसके नोट देखें तो संविधान में मूलतः यानी नोट में क्या है, संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। यानी संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ दी गई। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, यानी अपना जो संविधान है इसमें कौन कौन किन किन सोर्स से इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें देखें विभिन्न स्रोतों से लिया गया ये संविधान जो है इसकी विशेषता के अंतर्गत क्या है, तो यह नम्यता और नम्यता का समन्वय है। अक्सर एग्जाम पूछता है कि भारतीय संविधान नम्य है या अनम्य है, तो नम्यता और अनम्यता का समन्वय है यानी संगम है। बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी बड़ी संख्या में क्या है एकात्मकता भी और साथ ही इसका जो झुकाव है संघीय व्यवस्था की तरफ भी है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, यानी जो अपने संविधान की विशेषता के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सरकार का संसदीय स्वरूप पाया जाता है। संसदीय प्रभुता यानी संसदीय संप्रभुता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन, यानी संसदीय संप्रभुता भी है साथ ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच जो संतुलन भी पाया जाता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय न्यायपालिका क्या है, तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए, यानी जैसे मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को है, उसी प्रकार से राज्यों के पास जो है वह राइट है DPSP के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्यों के कर्तव्य के रूप में इसको दिया गया है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा अपने संविधान में है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार
का प्रावधान अपना संविधान करता है। एकल नागरिकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता यानी जो केंद्र की नागरिकता है वहीं राज्यों की नागरिकता, यानी राज्यों की अलग नागरिकता नहीं। जैसे कि अमेरिका में देखें तो वहाँ जो राज्य हैं, यानी जो राज्य देखें अमेरिका में, तो अभी जो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था तो वहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो राज्य जो 51 राज्य जो थे उसमें राज्यों के, और वहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। वहाँ जैसे अपने देश में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं। तो वहाँ जो है राज्यों की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता पाई जाती है। लेकिन अपने देश में देखें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें राज्यों की जो नागरिकता रहेगी वही केंद्र की, जो केंद्र की नागरिकता है वही राज्यों की रहेगी, एक नागरिकता है। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए गए हैं, हमने देख लिया था उसको, आप देख सकते हैं। जो है 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 है, ये आपका जो है राष्ट्रपति यानी राज्यों में संवैधानिक जो है संकट आने के बाद राष्ट्रपति शासन। इसके बाद 360 जो है वित्तीय आपातकाल, जो कि कभी आज तक लागू न हुआ है, न कभी लागू हो सकता है भारत में, ऐसी संभावना है। हालांकि इस पर कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान भारत में है। त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा है, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों को सशक्त बनाया गया, यानी इसमें ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय जो पंचायत की अवधारणा दी गई, इससे त्रिस्तरीय सरकार की अवधारणा अपने संविधान में निहित है। स्वतंत्र निकायों की स्थापना इसमें की गई, अपने संविधान की सारी विशेषताओं के अंतर्गत है, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये निहित हैं। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ये देख लेते हैं संविधान के एकात्मक लक्षण कौन से, यानी संविधान के एकात्मक लक्षण, यानी भारत का संविधान एकात्मक भी है, इसके क्या लक्षण इसमें हैं, और भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं, ये दोनों के बीच संतुलन के रूप में पाया जाता है। तो इसमें संविधान के एकात्मक लक्षण के रूप में कौन कौन से संविधान में पाए जाते हैं। तो पहला यह है कि एक सशक्त केंद्र है, यानी भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है। एक संविधान है, यानी एक संविधान है, राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं, राज्य हो चाहे कोई भी हो सबका एक संविधान है। एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है, अर्थात इसमें अभी हमने देख लिया कि 106 संशोधन किए जा चुके हैं। एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी राज्यों में जो सर्वोच्च पद राज्यपाल का गवर्नर का उसको केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS IPS इत्यादि, यानी जो UPSC की परीक्षाएं कराती है, इसके आपातकालीन प्रावधान भी हैं। ये सारे प्रावधान आपातकालीन प्रावधान, जिसमें हमने 3 तरह के आपातकाल देखा था, 352, 356 और 360। अखिल भारतीय सेवाएं जो 300 देखें, जो आपकी UPSC परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं जो कराते हैं, जिसमें IAS प्रमुख सेवाएं हैं, IAS IFS IPS इत्यादि जो सेवाएं हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी इस संविधान के जो है वह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। एकीकृत न्यायपालिका, इसके अलावा जो है एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति, ये सारे जो लक्षण है वो एकात्मक, यानी जो यह संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो संविधान के संघात्मक लक्षण को देखें तो द्वैत राज पद्धति। द्वैत राज पद्धति का मतलब यहाँ पर राज्यों में जो सरकार चलती है और केंद्र में सरकार, लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों के विभाजन का मतलब जो संविधान की 7वीं अनुसूची हमने देख लिया कि उसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची, असमर्थित सूची, अवशिष्ट सूची इत्यादि सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संविधान सर्वोच्चता, यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कठोर संविधान है, यानी कठोर संविधान के भी लक्षण इसमें हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी विधायिका का मतलब ये हुआ कि केंद्र में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में देखें तो 6 जो राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा हैं। 6 ये जो राज्य 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 6 राज्यों में जहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था है, उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश में जो है द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था है। इसमें M लक्ष्मीकांत के इनपुट को ऐड कर लेते हैं संविधान के प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत, यानी साइलेंट फीचर आदि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखें तो 1951 से जो देखें 2019 तक, यानी 1951 से लेकर के जब संविधान लागू हुआ उसके 1 साल बाद से ही संविधान में संशोधन शुरू हो गए थे। तो 1951 से लेकर 2019 तक देख लेते हैं कि कितने जो संशोधन किए गए और कितने पार्ट को हटाया गया है। तो इसमें जो हटाया गया देखें वो तो करीब 20 अनुच्छेद को तो हटा दिया गया है, यानी जो संविधान बना था उसमें से 20 अनुच्छेद को हटा दिया गया है।
एक भाग को हटा दिया गया, यानी संविधान से एक भाग यानी 7वें भाग को हटा दिया गया। 20 करीब 20 अनुच्छेद को हटा दिया गया, एक भाग जो 7वां था उसको भी हटा गया। जोड़ा क्या गया था, करीब 95 अनुच्छेद को जोड़ा गया था और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। 4 अनुसूचियों में कौन कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें जो है 4 भाग जोड़े गए। हमने देखा एक भाग 7वां हटा दिया गया था, लेकिन इसमें 4 भाग जोड़ा गया था। 4 भाग में कौन कौन जोड़े गए हैं, 4 क जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया और 14 क जो है यह भाग के रूप में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। संविधान के अंतर्गत देखें तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है, लिखित संविधान देखें तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इंडिया का संविधान लिखित है। इसके बाद देखें मूल रूप, यानी जब यह 1949 में यानी 26 जनवरी 1949 में संविधान जो बनकर तैयार हुआ था मूल रूप में, तो इसमें एक प्रस्तावना थी, हमने देख लिया एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसमें एक प्रस्तावना तो है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद न होकर के वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। और इसमें देखें तो जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, यानी मेन जो संशोधन किए गए थे वो 7वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है और 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 74वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 97वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण और 101वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 42वां संविधान संशोधन को जो है जो 1976 में लाया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो है यानी सूक्ष्म या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसमें नोटेड पॉइंट है कि संविधान का दार्शनिक भाग भी है। संविधान के दार्शनिक भाग में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि यूएसए से लिया गया है, राज्य के नीति दिशक तत्व का सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिया गया। यानी संविधान का दार्शनिक भाग कौन कौन से हैं, तो मौलिक अधिकार है जो यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, राज्य के नीति दिशक तत्व देखें एनडीपीएस भी देखें तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग देखें, यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग भी पॉलिटिकल पार्ट भी है। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अन्य प्रावधान में देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान से लिए गए अन्य प्रावधान भारतीय संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसमें है कि भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण क्या था, यानी भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों बन गया, इसके कारण क्या है, तो भौगोलिक कारण एक, यानी इसका देखें तो जियोग्राफिकल रीजन है। तो भारत का विस्तार एवं विविधता, हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में विस्तार समझ लिया है। भारत का विस्तार के अंतर्गत की देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के रूप में देखें तो भारत जो है अक्टूबर 2023 से ही विश्व में पहले स्थान पर आ चुका है, चाइना को पछाड़ते हुए विश्व में सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है यूएनओ की डाटा के हिसाब से। हालांकि अभी देखें तो आज़ादी के बाद की 8वीं और ओवरऑल 16वीं जनगणना 2027 में प्रकाशित की जाएगी, तब यह स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि क्या स्थिति है। तो पहला तो भौगोलिक कारण रहा जिसके कारण भारत का संविधान इतना विस्तार हो गया, क्योंकि भारत विविधता में एकता को धारण करता है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत अपने आप में एक विश्व यानी एक यूनिवर्स के रूप में है। यहाँ पर सारी विविधता, सारे जाति धर्म का समन्वय जो है अपने देश भारत में पाया जाता है। पहला तो भौगोलिक कारण था। दूसरा ऐतिहासिक कारण, हिस्ट्रिकल कारण भी भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना भी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 को अधिकांश जो इसके पार्ट हैं इसमें शामिल कर लिए गए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत हेतु एकल संविधान है, यानी ये 2019 की बात कही जा रही है। 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व यह बात थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया और जो उसको स्वायत्त राज्य की दर्जा प्राप्त था उसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद इसमें देखते हैं तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी जो संविधान सभा बनी थी उसमें कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यानी उसमें ज़्यादातर जो कानून के विशेषज्ञ थे, जैसे प्रारूप समिति जो बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वे भी कानून के विशेषज्ञ थे, यानी लॉ जो था। बाद में उनको देखें तो जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें उनको कानून मंत्रालय दिया गया था और वे एक वकील भी थे। यानी देखें ज़्यादातर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति वकील ही थे। गांधी जी भी एक वकील थे। तो इसके बाद देखें क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत ये सारी जानकारी देख लेते हैं। तो देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार,
ये सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड देखें तो ये सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उन लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची 12 अनुसूचियों में, उसमें 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाएं दी गई, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं को उल्लेख है। साहित्य अकादमी अवार्ड यानी ज्ञानपीठ अवार्ड को, ज्ञानपीठ पुरस्कार को हमने देखे। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड भी होता है। इसमें यह है कि संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी के लेखकों को दिया जाता है। यानी साहित्य अकादमी अवार्ड तो 22 जो भारतीय भाषाएं संविधान में उल्लिखित है 8वीं अनुसूची में, उसके अलावा यानी इनको तो दिया ही जाता है। साथ ही अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में लेखकों को, जो लेखक होते हैं उनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यही 22 भाषाओं में जो लिखते हैं लेखक, जो कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसी लेखकों को जो सर्वोच्च साहित्य अवार्ड, जो कि सबसे पुराना अवार्ड भी दिया जाता है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं संविधान के स्रोत को जल्दी से देख लें। यानी संविधान का स्रोत क्या रहा, भारत का संविधान का जो स्रोत है, यानी कहाँ से भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में ये सोर्स कौन कौन से या माध्यम कौन बने, तो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी पहला सोर्स तो यही है। इससे यानी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया था भारतीय संविधान में, तो इसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, यानी भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव रहा। यानी भारतीय संविधान पर देखें तो भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव रहा।